नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विक्रम वर्मा तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 के लिए 15 मॉडल पेपर। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, 15 मॉडल पेपर, और इन मॉडल पेपर को आप लगा लीजिएगा। अब की बार सीईटी, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, सीईटी 10+2 हो, आपके आएंगे 60% नंबर। जी हां, 60% नंबर केवल आप लगा लीजिए इन 15 मॉडल पेपरों को। और ये मॉडल पेपर हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं और एक मॉडल पेपर को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहले क्लास में 50 क्वेश्चन करते हैं। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन करते हैं। अगली क्लास में फिर 50 क्वेश्चन करते हैं और अगली क्लास में फिर 50 क्वेश्चन करते हैं। यानी 3 क्लासें मिलती है आपको 50-50 क्वेश्चनों की। लेकिन आज से ये रूटीन बदल जाएगा मॉडल नंबर 2 से, जिसकी एक क्लास आपकी हो चुकी है, जिसके हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। लेकिन आज हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 50 क्वेश्चन न करके हम कितने 51 नंबर क्वेश्चन तक 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर 115 नंबर क्वेश्चन तक करने वाले हैं। यानी कितने क्वेश्चन हो गए टोटल क्वेश्चनों की संख्या हो जाएगी अब 65। कितनी हो जाएगी? 65 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की क्लास नंबर 2, और 1 से लेकर 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए शानदार मॉडल पेपर है, ये क्लासें लगा लीजिएगा अंत तक। अगर वास्तव में आप सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 में 60% प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 51 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 50 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। और क्या है 51 नंबर क्वेश्चन? देखिए, नेशनल इंडियन कांग्रेस यानी ANIC, क्या नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कौन से भारतीय के द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या गोविंद रानडे के द्वारा, या महात्मा गांधी के द्वारा, या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? तो किनके द्वारा की गई थी? ये स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। किनके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी इसकी स्थापना? इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना की गई थी 22 अगस्त को। 22 अगस्त 1894 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो चलिए इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। और क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मील मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? कौन से मील मजदूरों के हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो बंबई, मद्रास, अहमदाबाद या कलकत्ता? तो 1918 में अहमदाबाद, कहां पर है? अहमदाबाद मील मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। कब किया था? 1918 में। याद रखिए, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, 1918 सन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इससे पहले हमारे क्वेश्चन किसके थे? राजस्थान जीके के थे। और आज आपको क्वेश्चन कौन से मिलेंगे? इंडियन जियोग्राफी के मिलेंगे, इंडियन पॉलिटी के मिलेंगे, इंडियन इकोनॉमिक के मिलेंगे, और बात करें किसकी? मैथ के भी क्वेश्चन मिलेंगे आज, रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे और कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे। इतने सब्जेक्ट के क्वेश्चन आज आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? स्वराज पार्टी की स्थापना द्वारा की गई थी। बस आप ये क्वेश्चन लगा लीजिए फटाफट, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सीईटी पास हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये हमें पूछा है। भीमराव अंबेडकर तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, या मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा, सुखदेव एवं राजगुरु के द्वारा, या अरुणा आसफ अली एवं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1900 कब है? 1923 में
1923 में की गई थी। और किनके द्वारा की गई थी? ये स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। कब की गई थी? 1923 में की गई थी। कब की गई? 1923 में। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? चित्तरंजन दास बने थे। अध्यक्ष कौन बने थे? चित्तरंजन दास बने थे। और महासचिव देखिए, ये तो क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। किसके? स्वराज पार्टी के, जिसकी स्थापना कब हुई? 1923 में हुई थी। और मोतीलाल नेहरू क्या बने थे? मोतीलाल नेहरू बने थे महासचिव। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। और स्वराज पार्टी के महासचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। और स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1923 में किया गया था। हुआ क्लियर क्वेश्चन? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। और क्वेश्चन नंबर 54 क्या है हमारा? देखिए, यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था, ठीक है, जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। वो कौन सा आयोग था, ये हमको बताना है। तो देखिए, कौन सा आयोग है वो? देखिए, फ्रेंचर आयोग था, हंटर आयोग था, या साइमन आयोग था, या सार्जेंट आयोग था। तो ये क्वेश्चन अब की बार किस में पूछा गया था? एलडीसी 2024 में भी पूछा गया था। कौन सा आयोग था वो? साइमन आयोग था। कौन सा आयोग था? साइमन आयोग था, जिसकी स्थापना या जिसका गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को। कब किया गया? 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927 को इसको गठन किया गया था। और ये 7 जो सदस्य थे, इनमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। क्या नहीं था? कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज। इसीलिए इस आयोग को क्या कहते हैं? श्वेत आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत आयोग भी कहा जाता है। कौन से आयोग को कहा जाता है श्वेत आयोग? साइमन आयोग को कहा जाता है। कौन से आयोग को? साइमन आयोग का, जिसका गठन कब किया गया? 8 नवंबर 1927 को किया गया था, जिसमें 7 सदस्य क्या थे? 7 सदस्य अंग्रेज थे। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। और क्या है क्वेश्चन नंबर 55? नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी, ये हमें पूछा गया है नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 350 मील, ऑप्शन नंबर बी क्या है? 400 मील, ऑप्शन नंबर सी क्या है? 241 मील, या ऑप्शन नंबर डी 123 मील। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखिए आपको कि नमक सत्याग्रह आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दांडी मार्च के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च को। 12 मार्च 1930 को। कहां से शुरुआत हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद के पास जो साबरमती आश्रम है वहां से। यानी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च, जिसे क्या कहते हैं? नमक सत्याग्रह आंदोलन भी कहते हैं, की शुरुआत हुई थी। और कब समाप्त हुआ था ये समाप्त हुआ था 6 अप्रैल को। कब समाप्त हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हुआ था। तो कितने दिन चला था प्यारे विद्यार्थियों? ये चला था हमारा 24 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 24 दिनों तक चला था। और कितने व्यक्ति इनके साथ आए थे महात्मा गांधी के साथ? तो 78 लोगों के द्वारा साबरमती आश्रम, किसे समुद्री गांव है ना वहां पर, दांडी तक पैदल चले थे। यानी कितनी मील चले थे? 241 मील चले थे। कितने मील? 241 मील। तो देखिए, दांडी मार्च का प्रारंभ कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुआ। और ये कहां पर जाकर समाप्त हुई? 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर समाप्त हुई थी। लगभग 241 मील चले थे
24 दिन चले थे और 78 लोगों के साथ ये यात्रा पूर्ण की थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कितने दिनों तक चली थी, कितने लोग शामिल हुए थे, कब प्रारंभ हुई थी, कब समाप्त हुई थी। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और इसी लेवल के क्वेश्चन आज से आप से पूछे जा रहे हैं। जैसे आपने पेपर देखा ही होगा, एएसओ का पेपर देखा होगा, एलडीसी का पेपर देखा होगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि पूना पैक्ट के संबंध में सही विकल्प चुने। कौन से? पूना पैक्ट के संबंध में हमें बताना है। अगस्त 1931 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए। गलत है। क्यों गलत है? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच तो हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन अगस्त 1931 में नहीं हुए थे। तो अगस्त 1931 में नहीं हुए, तो ये लीजिए ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। आगे देखिए, सितंबर 1932। जी हां प्यारे साथियों, पूना पैक्ट के संबंध में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर सितंबर 1932 में हुए। यहां पर देखिए, सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षर हुए। तो यहां पर तो ये गलत दे दिया। तो ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, सितंबर 1932। क्या ये सही है? जी हां श्रीमान, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमें सही दे रखा है। क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी हमें बिल्कुल सही दे रखा है। तो याद रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि पूना समझौता कब हुआ था। तो कब हुआ पूना समझौता? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और किनके मध्य हुआ था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। और किसके लिए हुआ था? इसके अंतर्गत ये किया गया था, जो दलित वर्ग है ना, उनके लिए पृथक निर्वाचन जो मंडल है ना, उसे समाप्त कर दिए गए। लेकिन प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए कोई सुरक्षित सीट नहीं दी गई थी, इसलिए इन्हें बढ़ाकर 71 से 147 की गई थी। यानी प्रांतीय जो प्रांत होते हैं ना, प्रांत विधान मंडल होते हैं, उनमें दलितों के लिए सुरक्षित सीटें बढ़ाकर 71 से कितनी कर दी गई थी? 147 की गई थी। 71 से बढ़ाकर 147 की गई थी। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूना पैक्ट कब हुआ था ये आपसे पूछा जा सकता है। और किनके मध्य हस्ताक्षर हुए थे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 57। और क्या है क्वेश्चन नंबर 57? 1992 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? कब आया? 1942 में आया था। क्या आया था? क्रिप्स मिशन आया। तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो मार्च 1942 को आया था। कब आया था? मार्च 1942 को आया था। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्या एवी अलेक्जेंडर थे, या विंस्टन चर्चिल थे, या पैट्रिक लॉरेंस थे, या क्लेमेंट एटली थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और महात्मा गांधी ने तो क्रिप्स मिशन को क्या कह दिया था? इसको कहा था दिवालिया होने वाला बैंक का उत्तर तिथीय चेक कहा था। क्या कहा था? दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर तिथीय चेक कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने। किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 हमारा, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो कहां से प्रारंभ हुआ? अगस्त क्रांति मैदान से, शिवाजी पार्क से, या जलियांवाला बाग से, या प्रगति मैदान से? तो कहां से प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ था अगस्त क्रांति मैदान से। कहां से प्रारंभ हुआ? अगस्त क्रांति मैदान से प्रारंभ हुआ। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन यहां से प्रारंभ हुआ। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और चलिए आगे हम बात करते हैं। 1942 में हुआ था, अगस्त में हुआ था, अगस्त क्रांति मैदान से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है?
फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? क्या अरविंद घोष है, या कप्तान मोहन सिंह है, या भगत सिंह है, या सुभाष चंद्र बोस है? तो कौन है फॉरवर्ड ब्लॉक के? ये है सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। और कब की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? ये की गई थी 1939 में। कब की गई? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। कब की गई? 1939 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 है कि कैबिनेट मिशन का नेतृत्व 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, एक तो पहले क्या आया था? क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया, एक आ गया कैबिनेट मिशन, एक आ गई फॉरवर्ड ब्लॉक। इसी प्रकार आपको दांडी मार्च भी क्वेश्चन देखने को मिला, एक भारत छोड़ो आंदोलन क्वेश्चन देखने को मिला। यानी आज महात्मा गांधी के बारे में बहुत कुछ पूछा गया है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 1946 में। देखिए, क्रिप्स मिशन तो 1942 है, आपसे ये क्रम भी पूछा जा सकता है। जिस प्रकार फॉरवर्ड ब्लॉक कब है? 1939 में, और क्रिप्स मिशन 1942 में, और कैबिनेट मिशन 1946 में। तो किसके नेतृत्व किया गया था? किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो नेतृत्व किया गया था सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और सदस्य कौन कौन थे इसमें? एक तो हो गया सर पैट्रिक लॉरेंस हो गया, एक सदस्य कौन था? एक था क्रिप्स था, और एक कौन था? अलेक्जेंडर था। कौन था? अलेक्जेंडर। ये क्या थे? यहां पर सदस्य थे इसके, किसके? क्रिप्स मिशन के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 61, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया। तो भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पता है ना? अक्षांशीय विस्तार की बात करें, किस कौन से? अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितने? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी, ये याद रखिए, उत्तरी वाला, यहां पर भी उत्तरी आएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है हमारा। और देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार हमारा है भारत का 68 डिग्री और 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर कहां तक है? ये है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, यहां तक इसका विस्तार है। किसका? हमारे प्यारे भारत देश का। और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, और 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? लद्दाख के बीच स्थित है। लद्दाख के किनके बीच स्थित है, ये हमें पूछा है। तो काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्तो महाकाल का, यानी काल भी उसका क्या बिगाड़े जो, ये लीजिए। तो किनके बीच हो जाएगा? का से काराकोरम, जा से जास्कर। किसके? लद्दाख। लद्दाख काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच में है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सी चोटी? नंदा देवी। तो नंदा देवी कहां पर है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहां पर है? उत्तराखंड में है। और ये कुमायूं हिमालय की, कौन से हिमालय की? कुमायूं हिमालय की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सर्वोच्च चोटी कुमायूं हिमालय की कौन सी हो जाएगी? नंदा देवी। जो कौन से जिले में स्थित, कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या आपको दे दे गोडगिन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, जो POK में स्थित है। कहां पर है? POK में स्थित है। यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गोडविन ऑस्टिन 8611 मीटर ऊंचाई पर ऊंची चोटी है, जो विश्व की
दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? माउंट एवरेस्ट। और दूसरी कौन सी है? केटू गॉडगिन। तो भारत की सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी? केटू गॉडगिन हो जाएगी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन, क्या नहीं 64 नंबर क्वेश्चन। अष्टमुडी, कौन सी? अष्टमुडी आंध्रभूमि झील स्थित है। अष्टमुडी आंध्रभूमि झील स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में या असम में? तो कौन से में है? केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, और क्वेश्चन नंबर 65 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 हमारा कि भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है। देखिए क्रांतियों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मछली यानी मत्स्य उत्पादन का संबंध किससे है? नीली क्रांति से। किससे? नीली क्रांति से है। और बागवानी तो सवर्ण क्रांति है। आलू गोल होते हैं तो गोल क्रांति आ जाएगी। दूध कैसा होता है? श्वेत होता है, तो श्वेत क्रांति से संबंधित आ जाएगा। और खाद्यान्न किससे है? हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति से संबंधित है। और बात करें हम उर्वरक की, उर्वरक भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है। ये याद रखिए, भूरी उर्वरक से। सवर्ण किससे है? सवर्ण हमारी बागवानी से। गोल आलू से। श्वेत किससे है? दूध से है। खाद्यान्न हरित क्रांति, नीली क्रांति मछली से, तिलहन पीली क्रांति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, और क्या है क्वेश्चन नंबर 66 हमारा? क्वेश्चन नंबर 66 है कि झारखंड राज्य का जादूगुड़ा नामक स्थान के खनन के लिए जाना जाता है। यानी जादूगुड़ा नामक स्थान जो झारखंड में है ना, वो किसके उत्पादन या किसके खनन के लिए जाना जाता है? हीरा, बॉक्साइट, मोनोजाइट या यूरेनियम? तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? यूरेनियम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा? यूरेनियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यूरेनियम को पता है क्या कहते हैं हम? मेटल ऑफ होप कहते हैं। मेटल ऑफ, ये भी आपको मिल सकता है, मेटल ऑफ होप कहा जाता है किसको? यूरेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जादूगुड़ा नामक स्थान पर झारखंड राज्य में आपको ये मिलेगा। कौन सा खनिज? यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 67, और क्या है क्वेश्चन नंबर 67 है? निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? पटना, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर? तो कौन सा नहीं है? लखनऊ नहीं है। कौन सा नहीं है? लखनऊ नहीं है। हरिद्वार आता है, कानपुर आता है, इलाहाबाद जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, वाराणसी, गाजीपुर, पटना और लखनऊ तो गोमती नदी के तट पर है। कहां पर है? पटना और लखनऊ कहां पर है? गोमती नदी। पटना तो आ जाएगा, लेकिन लखनऊ है ना, वो गोमती नदी के तट पर है। गोमती नदी, कौन सी नदी? गोमती नदी के तट पर है, न कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? नाथरा झाकरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कौन सी? नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना। तो कहां पर है? ये हो जाएगा हमारा सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 किस समय भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा किस समय होती है? मार्च से मई में, या अक्टूबर से नवंबर में, या दिसंबर से फरवरी में, या जून से सितंबर में? तो कब होती है? जून से सितंबर में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? गंगा नदी, कौन सी? गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो अंबाला। कौन सा? अंबाला, ऑप्शन नंबर डी। अब आ गए आपके क्वेश्चन किसके? पॉलिटी के क्वेश्चन। देखिए इंडियन हिस्ट्री के आगे, इंडियन जियोग्राफी के आगे, अब आगे इंडियन पॉलिटी कि निम्न में से स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो कौन थे प्रथम कानून मंत्री? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद थे। लियाकत अली
ये लियाकत अली कौन थे। और बात करें हम किसकी, हम बात करें शिक्षा मंत्री की, तो शिक्षा मंत्री तो मौलाना आजाद हो गए। और खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। रक्षा मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। कौन थे, बलदेव सिंह। और गृह मंत्री कौन थे, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रख लीजिए इनको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सम्मान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। 39A, 32A या 43A, या बात करें हम किसकी, 48A की, तो कौन सा है वो हो जाएगा हमारा 39A। कौन सा अनुच्छेद है, 39A, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें सम्मान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को दिया गया। किसमें, 39A में। किसमें, 39A में। और 40 में क्या दे रखा है, हमें पता ही है। 40 में तो ग्राम पंचायतों का गठन दे रखा है। क्या दे रखा है, ग्राम पंचायतों का गठन दे रखा है। और अनुच्छेद 48 में राज्य कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, अनुच्छेद 48। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है भारत के संविधान में। बंधुत्व, समतावाद या प्रभुता या समानता, तो कौन सा नहीं है, समतावाद शामिल नहीं है किसमें, प्रस्तावना में। और प्रस्तावना के शब्द कौन से संविधान से लिए गए हैं, अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। कौन से संविधान से, अमेरिकी संविधान से। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अनुमूलन किसमें कहा गया है, उपाधियों का अनुमूलन 18 में किया गया, अनुच्छेद 18 में। और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। और नागरिकता 5 से 11 तक नागरिकता आपको दी गई, यानी उपाधियों का अनुमूलन जिसमें 18 दिखाई दे अनुच्छेद, वही हमारा हो जाएगा। तो 74 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, जहां पर अनुच्छेद 18 दिखाई दे वही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर सी। तो 26 में क्या दे रखा है हमें, ये देखिए हमें क्या दे रखा है, 26। तो 26 में क्या दे रखा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य, जो धार्मिक कार्य है ना, उनकी हमें क्या दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है। और 43 में क्या दे रखा है, फिर 43 में दे रखा है कुटीर उद्योग का विकास। क्या दे रखा है, कुटीर उद्योगों के विकास के बारे में दे रखा है, कुटीर उद्योगों के विकास के बारे में दे रखा है। और अनुच्छेद 5 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 में नागरिकता। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पर। और क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, जब मतदान के लिए अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे। देखिए शानदार और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई थी, 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत की गई थी। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति थे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा हमारा आर वेंकटरमन। क्या हो जाएगा, आर वेंकटरमन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, किसके खिलाफ है, स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ। कैबिनेट के खिलाफ तो कब लाया गया, अगस्त 1963 को, अगस्त 1963 को लाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने की पहली महिला कौन थी। तो सभी को पता है सरोजनी नायडू थी। कौन थी, सरोजनी नायडू, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा, क्या देर का में, लोकसभा का सत्रावसान करने का अधिकार किसे दिया गया है। तो सत्रावसान करने का अधिकार किसे दिया गया है, ये दिया गया है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का
अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 कि भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में 1947, 1950, 1991 या 1994। तो कब किया गया था? ये किया गया था हमारा 1950 में। चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? 1950 में किया गया था। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? किससे? अयोग्यता से संबंधित है। तो कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब आ गए हमारे किसके क्वेश्चन? साइंस के क्वेश्चन। किसके? साइंस के क्वेश्चन। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के या से होता है, या बड़ा होता है या छोटा होता है या बराबर होता है, ये हमें बताना है। तो कैसा होता है? वो हमेशा बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहां फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं? दोनों पैमाने समान होते हैं, ऐसा कौन सा पाठ्यांक है? तो वो है -40 डिग्री। क्या? -40 डिग्री। देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। देखिए, सी बटा क्या होता है? 5 होता है। और बात करें हम आगे, अप -32, अप -32 बटा क्या होता है? 9 होता है। क्या? 9 होता है। तो अब मान रख लीजिए, क्या? 40 मान रख लीजिए, यहां पर 40 रख लीजिए, यहां पर 40 रख लीजिए। रखोगे तो इधर -40 बटा क्या है? 5। तो इधर क्या बचेगा? -8 बचेगा। इधर क्या बचेगा? -40 और 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -72। और 72 में 9 का भाग देंगे तो 8 × 72, यानी -8 इधर बचेगा। यानी समान मान कब प्राप्त होगा? जब -40 डिग्री हो। क्या हो? तापमान क्या हो? -40 डिग्री। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? 83 नंबर क्वेश्चन है। इकोलॉजी शब्द की रचना किसके द्वारा की गई थी? अर्नेस्ट हेकल के द्वारा, जी एवलिन हचिसन के द्वारा, ये डी व्रिट्स के द्वारा, या रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा? तो किसके द्वारा? अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट हेकल के द्वारा की गई थी इकोलॉजी शब्द की रचना। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? निम्नलिखित में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता? पौधे, वायु, पानी, मिट्टी। तो किसे नहीं माना जाता है? पौधे को नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्या है? एक जैविक घटक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर हमारा 85, और क्या है क्वेश्चन नंबर 85 कि क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? टैक्स हेवलेन से, सीमा पार आतंकवाद से, या नाभिकीय परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना, या जलवायु परिवर्तन से? तो ऑप्शन नंबर डी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। कौन सा प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, और क्या है क्वेश्चन नंबर 86? देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किस परिवर्तन को व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता? किस परिवर्तन को व्युत्क्रमित नहीं किया जाता? एक रबड़ बैंड को खींचना और उसे सामान्य आकार में वापस लाना, ये क्या किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। रोटी की लोई बेलना और तवे पर सेकना, सेकने के बाद उसे वापस नहीं लाया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। गुब्बारे फूटने की सीमा तक फुलाकर उसे आकार में वृद्धि करना, गीले कपड़ों को सूखे कपड़ों में बदलना, ये भी किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी कार्य नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 87, धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है। धातु ऑक्साइड का स्वरूप किस प्रकार होता है? तो धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, मानव रक्तचाप के संबंध में, मानव रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? शिराओं की तुलना में धमनियों में रक्तचाप अत्यधिक होता है, बिल्कुल सही है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन के दौरान धमनी में दाब को
डायस्टोलिक दाब कहा जाता है। बिल्कुल सही है। धमनियां वे वाहिकाएं होती है जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती है। गलत देर का है। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या देर का है? गलत देर का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, यूवी आसोथ रोग मानव शरीर में किस अंग से संबंधित है? कौन सा? यूवी आसोथ रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये किससे है? आंख से संबंधित है। किससे? आंख से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास को नापता है? कौन सा? HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो सूचकांक होते हैं, मानव विकास सूचकांक होते हैं, ये इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? तो इसमें शिक्षा को शामिल किया जाता है। इसमें शिक्षा नहीं है, इसमें भी नहीं है शिक्षा, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? किसका? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो देख लीजिए, नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक। तो ये तो कट गया। फॉर यहाँ ऑफ है, यहाँ ऑफ है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिर देखिए, ये क्या आ गई? हमारी इकोनॉमिक्स आ गई। क्या आ गई? इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ गए। आगे देखिए, मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई थी? तो मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई थी? लघु कारोबार के लिए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को जिस पर अल्पकालीन ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है रेपो रेट। क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को कौन प्रकाशित करता है? वित्त संस्थान, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय या भारतीय सांख्यिकी संस्थान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 96। अब आ गए कंप्यूटर के क्वेश्चन। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का हृदय कहते हैं, स्नायु केंद्र या अथवा मस्तिष्क या गुर्दा या सभी विकल्प सही है। तो क्या कहते हैं? ये कहते हैं स्नायु केंद्र या मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है। डॉट मैट्रिक्स क्या है? टेप है, डिस्क है, प्रिंटर है या बस है? तो ये डॉट मैट्रिक्स क्या है? ये है प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है पिक्सल। एक पिक्सल कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न त्रुटियों में से किसके कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है। तो इसका सही आंसर लॉजिकल त्रुटियां। क्या आ जाएगा? लॉजिकल त्रुटियां। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में द्वारा विकसित किया गया था। तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? बेल लेब्स के द्वारा विकसित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बेल लेब्स के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को 1970 के दशक में विकसित किया गया था। अब आती है हमारी क्या? रीजनिंग। उसके बाद आएगी मैथ। इतने क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 101। 22 से क्या हुआ? 23, यानी प्लस 1 बटा। 23 से क्या हो गया? 26, यानी प्लस का 3 बटा। 26 से 1 यानी प्लस का 1 बढ़ गया। 27 से 30 प्लस का 3 बढ़ गया। 30 से 31 प्लस का 1 बढ़ गया। तो अब क्या बढ़ेगा? प्लस का 3, यानी 31 और 3 कितने हो जाएंगे? 34। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, और हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देख लीजिए, वाई वी क्यू जे। तो वाई पर क्या आता है? युवा होते हैं 21 को, विलेज जाते हैं 22 को, वोमेन देखेंगे 23 को,
UVWXY, वाई कितने पे आता है, वाई आता है प्यारे विद्यार्थियों हमारा 25 पर। वी कितने पे आता है, 22 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 17, जम्मू कश्मीर में क्या मरे, 10-11 लोग मरते हैं। तो इस प्रकार याद कर रखे हमने, तो 10-11, तो 10-11 ये ठीक है, 10-11 ठीक है, जम्मू कश्मीर 10-11 तो हो गए ना, 25, 22, 17, 10, 25, 22, 17, 10 ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, 25 से -3 हो रहा है, क्या हो रहा है, -3, फिर देखिए -5, फिर क्या हो रहा है, -7 हो रहा है। देखिए शानदार बन गई श्रृंखला। उसके बाद क्या होगा, -9 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, -9, 3, 5, 7, 9, तो -9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 पे क्या आता है, 1 पे आता है ए, तो ए या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमको बताना है। क्या बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए ये तो पता चल गया कि इस प्रकार बनेगी श्रृंखला। देखिए बड़े हैं तो ठीक है, इस प्रकार बनाते हैं। 4 और 9 कितने होते हैं, 4 और 9 होते हैं कितने, 13, 13 और 8, 13 और 8 तो नहीं बनेंगे, 44 तो ये तो नहीं है। और देखिए 4 इसकी गुणा कीजिए, 8 चौका 32, और 32 और 9 कितने होते हैं, 32 और 9 तो 41 होते हैं, ये भी नहीं बनी। और देखते हैं और क्या बन सकती है, तो इनकी गुणा करा लीजिए। 9 चौके कितने होते हैं, 9 चौके कितने होते हैं, 4 निम कितने होते हैं, 36 प्लस में 8, 36 और 8 कितने हो गए, 36 और 8 हो गए 44 ठीक है, ये बन गई। 7 या 21, और 21 और 6 कितने होते हैं, 27 ठीक है, बन गई ना। 8 दूनी 16, 16 और 4 कितने होते हैं, 20, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 20। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 20 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में। कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, यदि किसी कूट भाषा में लास्ट को 1, 2, 3, 4, अल को 1, ए को 2, एस को 3, टी को 4 लिखा जाता है, बी को 5, ओ को 6, ओ को 6, के को 7 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टी, ओ, ए, एस, टी को क्या लिखेंगे। तो देखिए टी को क्या लिख रहे हैं हम, टी को लिख रहे हैं 4, तो 4 आ जाएगा। ओ को क्या लिख रहे हैं 6, ए को क्या लिख रहे हैं 2 नंबर है तो 2 आ जाएगा। एस को क्या लिख रहे हैं, एस को लिख रहे हैं 3, 3 आ जाएगा। टी को क्या लिख रहे हैं, टी को 4, ये लीजिए 46 234, 46 234 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वक्रक का किससे है। कार्डियोलॉजी क्या है, हृदय का अध्ययन करना, तो उसी प्रकार वक्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं, वक्रक को अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, कथन निष्कर्ष वाले हैं, कथन दे रखे हैं, निष्कर्ष दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए यहां पर, तो देखिए हमें क्या दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं और निष्कर्ष दे रखे हैं। कथन नंबर 1, सभी मोबाइल घड़ियां है। सभी मोबाइल क्या है, घड़ियां, यानी ये क्या है, घड़ियां हो गई इतनी, ये क्या है, घड़ी, तो घड़ी के अंदर क्या आ जाएंगे, मोबाइल आ जाएंगे। ये लीजिए मोबाइल आ गए, ये तो क्या है, मोबाइल है, ये तो क्या है, मोबाइल है, और ये क्या है, बाहर वाली ये है घड़ियां, क्या यानी घड़ी है। आगे देखिए, कुछ घड़ियां पुस्तकें नहीं हैं, कुछ घड़ियां है ना वो पुस्तकें नहीं है, यानी कुछ तो है लेकिन सारी नहीं है। ये क्या कह रहा है, कथन है कि सारी घड़ी है ना वो पुस्तकें नहीं है लेकिन कुछ हो सकती है, यानी ये कह रहा है, यानी यहां पर हम लिख देंगे कि कुछ घड़ियां पुस्तकें नहीं है। ये लीजिए, ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी पुस्तकें, क्या हो जाएगी, पुस्तकें। तो बन गया डायग्राम। अब देखिए हम देखते हैं निष्कर्ष। कुछ मोबाइल घड़ियां हैं, ये क्या है, मोबाइल है, ये क्या है, घड़ियां। देखिए सभी मोबाइल घड़ियां हैं तो कुछ मोबाइल तो घड़ियां होंगे ना, तो कथन नंबर या निष्कर्ष नंबर 1 तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, निष्कर्ष 1 तो सही है। फिर देखिए सभी मोबाइल पुस्तकें, ये है मोबाइल, ये रही पुस्तक है, इनका कोई संबंध ही नहीं है आपस में, तो ये क्या सही है, नहीं है ये सही, ये क्या है, गलत है, यानी केवल निष्कर्ष 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, और क्या है क्वेश्चन नंबर 107 हमारा,
वेन आरेख से संबंधित है। किससे? वेन आरेख से संबंधित है। तो वेन आरेख किस में बताना है हमें बताना है कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में। तो सभी को पता है डेस्कटॉप ही क्या होते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप के भाग होते हैं। ये आ गया कंप्यूटर, ये आ गया लैपटॉप, अलग अलग हो जाएंगे कंप्यूटर और लैपटॉप। तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए शानदार क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो देख लीजिए कि किसी समलंब चतुर्भुज की, कोई समलंब चतुर्भुज है, उसकी समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। देखिए ये हमारा हो जाएगा कोई समलंब चतुर्भुज। ये लीजिए कोई समलंब चतुर्भुज हो गया। एक बार यही समझ लीजिए ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। इसकी समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये समांतर भुजा 20 सेंटीमीटर है। ये कितनी है? 10 है। ये कितनी? 10। तो आगे देखिए, आगे हल करते हैं। उससे पहले ये लीजिए, ये क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊंचाई। तो ये 10 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ये 10 है तो बाहर वाली कितनी बच जाएगी? 5 बच जाएगी। ये बच जाएगी 5। तो इतना हो गया ये क्वेश्चन। और इसकी असमांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, यानी या भुजा यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है। यदि इसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2, अलग कर लेते हैं हम, एक सेकंड, ये लीजिए 1/2 इंटू में ऊंचाई इंटू में समांतर भुजाओं का योग 20, ये है 10, ये यानी 30। ये किसके बराबर है? 180 के बराबर है। यानी इससे क्या आ जाएगा? हमारा ऊंचाई का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऊंचाई का मान। तो लीजिए ऊंचाई का मान ज्ञात करते हैं। 1/2 30 है तो यहां पर 15 आ जाएगा। और 15 कितने होते हैं? 15 दूनी 15 एकम 15 आ जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी 12। यानी अच का मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी 12 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी? इसकी ऊंचाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो ये लीजिए यहां से ऊंचाई तो ज्ञात कर ली हमने। क्या कर ली? ऊंचाई तो ज्ञात कर ली। कितनी है ये ऊंचाई? 12 सेंटीमीटर। ये लीजिए यहां पर लिख लीजिए 12 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई आ गई इसकी 12 सेंटीमीटर। ये 5 है, ये 12 है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहां पर। तो ये कितनी हो जाएगी? 13। तो ये 13 है तो ये कितनी हो जाएगी? 13। बस अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। तो प्रत्येक असमांतर भुजाओं की लंबाई क्या है? असमांतर भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो हमें पता होना चाहिए केवल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 ऊंचाई इंटू में समांतर भुजाओं का योग। याद है तो ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। ऊंचाई ज्ञात होते ही आपको पता चल जाएगा कि ये बन रहा है ट्रिपलेट, यानी 5 12 13। ये क्या है? कर्ण। तो कर्ण हमेशा बड़ी होती है। 5 12 13, ये 13 तो ये भी 13। और हमें यही पूछा है कि असमांतर भुजा की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है? क्वेश्चन नंबर 109 देखिए 109 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एक घनाभाकार टंकी 25,000 लीटर पानी है। ठीक है जी, 25,000 लीटर पानी है। यदि इसकी गहराई क्या दे रखा है? LBH होता है ना, LBH क्या दे रखा है हमें? गहराई दे रखी है। क्या दे रखी है? गहराई, यानी h। गहराई लंबाई मान लीजिए l बटा में क्या है? 5। ये क्या हो जाएगी? l बटा में 5 है। क्या है? गहराई l बटा 5 है। ठीक है। और चौड़ाई क्या है? b। लंबाई का क्या है? l बटा में 8 है। क्या आ जाएगी? l बटा में 8 आ जाएगी। आगे देखिए हमें पता चल गया h का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया और l लंबाई मान लीजिए l। क्या मान लीजिए? l मान लीजिए। तो टैंक की लंबाई की माप ज्ञात करना है, यानी l का मान हमें क्या ज्ञात करना है? l का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए घनाभाकार टंकी दे रखी है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? LBH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? LBH हो जाएगा। l का मान क्या है? l ही है। ठीक है जी। b का मान क्या है? l बटा में 8 है। b का मान क्या है? l बटा में 8 है। h का मान क्या है? l बटा में 5 है। h का मान l बटा में 5 है। और आगे देखिए 25,000 लीटर। 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होता है? तो 1000 होता है। क्या हो जाएगा? यहां पर 1000 आ जाएगा। तो देखिए ये भी आपको याद रखना है कितने लीटर। यहां से हम क्या कर रहे हैं? लीटर को बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं लीटर को?
यहां पर लीटर को हम बदल रहे हैं मीटर में। किस में बदल रहे हैं? मीटर में बदल रहे हैं। किस में? मीटर में बदल रहे हैं। तो 1000 लीटर बराबर, सॉरी दोस्तों, 1000 लीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर क्यूब होता है। तो 25,000 लीटर बराबर क्या हो जाएगा? 25 मीटर आ जाएगा। 25 मीटर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इसका मान क्या आ जाएगा? हमारा 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25। तो यहां पर क्या है? तो आगे देख लीजिए, यहां पर आगे हल करते हैं। तो क्या है हमारा? अल इंटू में अल बटा में 5 इंटू में अल बटा में 8 बराबर क्या आ गया? 25। क्योंकि 1000 लीटर में कितने होते हैं? 1000 लीटर में होते हैं 1 मीटर। क्या होता है? 1 मीटर क्यूब होता है। ये लीजिए, तो अल की क्यूब बन जाएगी बराबर क्या हो जाएगा? 25 इंटू में 40 हो जाएगा। 25 इंटू में 40, तो 25 50, 25 30 75, 25 चौका 100, यानी क्या आ जाएगा? अल की क्यूब आ जाएगी बराबर 1000। क्या आ जाएगा? 1000, यानी अल का मान कितना आ जाएगा? 10 मीटर। क्या आ जाएगा? अल का मान 10 मीटर। और हमें अल का ही मान पूछा है कि टैंक की लंबाई क्या है, तो क्या आ जाएगा? 10 मीटर। तो लीजिए 10 मीटर कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या किया? देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमने किया, यहां पर दोबारा देख लीजिए अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। देखिए ये छोड़ दीजिए, यदि इसकी गहराई लंबाई का क्या है? 1/5 है। गहराई क्या है? लंबाई का 1/5, यानी बी एच बराबर क्या दे रखा है? में अल बटा 5 दे रखा है। आगे देखिए इसी प्रकार चौड़ाई, चौड़ाई क्या होती है? बी बिड्थ, यानी ये क्या दे रखी है? हमें अल बटा 8 दे रखी है। और लंबाई का मान हमें पता ही है, लंबाई होता है। तो ये लीजिए अल बी एच करेंगे तो अल इंटू में अल बटा 5 इंटू में अल बटा में 8 बराबर क्या लिख देंगे? 25। क्योंकि 1000 लीटर में क्या होता है? 1 मीटर क्यूब होता है। तो 25,000 लीटर में क्या आ जाएगा? 25 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहां पर 25 आ जाएगा, फिर इधर गुणा करा देंगे तो अल का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 110? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 110 को, कि 600 के 150% का 0.2% है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, क्या है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए का है हमारा 0.18, ऑप्शन नंबर बी है 1.8, ऑप्शन नंबर सी 18 और ऑप्शन नंबर डी भी हमें दे रखा है 0.018। तो देखिए इसको हल हम किस प्रकार करेंगे कि 600 के, ये लीजिए 600 के बोले तो 600 के 150% है। ये लीजिए 150% बन गया। के 0.02 का प्रतिशत है। ये इसको हल करना है। तो देखिए 2 जीरो से हम क्या करेंगे? 2 जीरो को काट देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो को काट दिया जाएगा। अब देखिए 5 दूनी 10 होते हैं, 5 तिया 15 होते हैं और 2 तिया 6 होते हैं, यानी 3 तिया 9 और 9 की गुणा किससे करानी? हमें 9 की गुणा करानी है 0.02 से। तो कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.18 आ जाएगा, यानी 0.18 जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए। क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, क्या है क्वेश्चन नंबर 111? यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, लिख लीजिए 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी क्या होता है विक्रय मूल्य? सेलिंग प्राइस। ये लीजिए सेलिंग प्राइस, तो ये लीजिए सेलिंग प्राइस लिख लिया। 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 42 वस्तुओं के क्या है? सीपी के बराबर है। किसके बराबर है? क्रय मूल्य बोले तो सीपी के बराबर है। तो ये हमें दे रखा है। तो याद कर लीजिए यहां पर एसपी बटा क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। एसपी बटा सीपी हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? 42 बटा में 50 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहां पर 50 एसपी दे रखा है, यहां पर 42 एसपी सीपी बराबर दे रखा है। तो एसपी, तो यहां पर देखिए किस प्रकार की है, आप यहां पर डैश डैश से कंफ्यूज हो चुके होंगे, कोई बात नहीं। ये लीजिए 50 क्या दे रखा है में एसपी बराबर क्या दे रखा है? 42 सीपी दे रखा है। ये दे रखा है ना। तो देखिए ये क्या है? गुणा में। यहां पर क्या है? यहां पर गुणा में है। तो ये सीपी तो आ जाएगा इसके नीचे। ये लीजिए सीपी, ये 50 किसके नीचे चले जाएगा? यहां पर चला जाएगा। ये लीजिए, तो आ गया ना समझ में? इस प्रकार हमें करना है। तो एसपी बटा सीपी बराबर क्या हो जाएगा? 42 बटा में 50 हो जाएगा।
काट दीजिए इसे, 21 दूनी 42, 25 दूनी 50, यानी सीपी यानी क्रय मूल्य तो कितना है हमारा 25, सेलिंग प्राइस कितनी है, ये है हमारी 21, यानी क्या हो रही है, हमें हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि। कितने की हानि, 4 की हानि हो रही है। कितने पे हो रही है, 25 पे हो रही है, और गुणा में 100 आ जाएगा। तो 25 चौका 100, 4 चौका 16, 16% की हमें क्या हो रही है, हानि, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 112 को ध्यान से देखिए। 112 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर से 12 वर्ष में, टाइम क्या दे रखा है हमें, 12 वर्ष दे रखा है, दोगुनी हो जाएगी। यानी क्या दे रखा है, मूलधन हमें क्या पता हो, मूलधन अगर हमें दे रखा है, मूलधन कितना, मूलधन अगर ए मान लीजिए, क्या है, मूलधन ए है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन हमारा हो जाएगा 2a। क्या हो जाएगा, मिश्र धन 2a हो जाएगा। मिश्र धन क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज हमारा हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 2a माइनस a करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो देख लीजिए यहां पर सूत्र लगा लीजिए, ब्याज बराबर ब्याज a आया है तो a लिख दिया, मूलधन कितना a, मूलधन इनटू में दर कितनी है, दर तो ज्ञात करनी है, दर इनटू में समय 12 है, बटा में 100, ये लीजिए। तो यहां पर a से a कट जाएगा तो दर क्या आ जाएगी, 100 बटा में 12 आ जाएगी। 100 बटा 12 बोले तो 12 8 96 होते हैं, और 12 8 96 बच गए कितने, 4, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 8 96, 4 बच गए, 4 बटा 12 कितने होते हैं, 1 बटा 3, यानी 8 सही 1 बटा 3%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 112 का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 113, ये 113 नंबर क्वेश्चन है, न कि 123 नंबर क्वेश्चन। ये अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। यदि दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। देखिए 12.5 घंटे और 25 घंटे में क्या है, भर सकते हैं। ये लीजिए यहां पर कर लेते हैं, दो पाइप है, एक तो पाइप है ए, क्या है, एक पाइप ए है, एक पाइप क्या है हमारी बी पाइप है। देखिए एक तो भरती है 12.5 यानी 25 बटा 2 घंटे में, 25 बटा 2 घंटे में भर देती है, और एक कितने में भर देती है, 25 घंटे में भर देती है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एलसीएम 50 आ जाएगा ना, क्या एलसीएम। तो इनकी गुणा इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 4, और इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि 25 दूनी 50 होते हैं, और 25 बटा 2 की गुणा 4 से करेंगे तो भी 50 आएगा। यानी ए और बी की कार्य क्षमता हमें पता चल चुकी है कि ए तो 4 दिन और यहां पर बी 2, बी क्या है 2, इसकी क्या है, ये कार्य क्षमता है। ये तो या स्क्रीनशॉट है, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट सेव हो गया, कोई बात नहीं। आगे देखिए यहां पर हम बात करें आगे, तो देखिए ए और बी दोनों मिलाकर टंकी को कितने समय में भर देंगे, तो 50 भरनी है, 50 तो है टोटल, 6 लगेगा हमें समय। तो देखिए 50 बटे 6 कितने घंटे हो जाएंगे, तो 8 × 48 कितने, 8 घंटे 20 मिनट, 8 घंटे 20 मिनट, 8 घंटे 20 मिनट में क्या करेंगे, ए और बी है ना, दोनों इस टंकी को भर देंगे कितने में, 8 घंटे 20 मिनट में ए और बी दोनों इस टंकी को पूर्णतः भर देंगे। लेकिन यहां पर देखिए पेंदी में एक रिसाव के कारण 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगेगा। एक पेंदी में क्या है, रिसाव भी है, उसके कारण क्या लगेगा, 1 घंटा 40 मिनट। अगर ये दोनों ही पाइप हो ना, तब तो है 8 घंटे और 20 मिनट में भर जाएगी। लेकिन एक और पेंदी में रिसाव सी मान लीजिए, अगर सी और है ना पेंदी में रिसाव, तो ये 1 घंटे और कितने 40 मिनट का समय एक्स्ट्रा लेगी। यानी कितने घंटे ज्यादा लगेंगे हमें, अब 9 घंटे लग जाएंगे। अब कितने, 9 नहीं 10 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लगेंगे, अब 10 घंटे लगेंगे ना, 8 1 9 और 1 10, टोटल अब कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे। पहले कितने घंटे लग रहे थे, 8 घंटे 20 मिनट, और अब कितने लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे। यानी कितने फालतू, 1 घंटा 40 मिनट। किसके कारण, केवल इस रिसाव के कारण। आगे देखिए, जब टंकी भरी हुई हो तो रिसाव द्वारा टंकी खाली होने में
कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई सी है, हमें यहाँ पर घंटे के मान ज्ञात करना है। तो ये लीजिए यहाँ पर 50 में से यहाँ पर x मान लीजिए इसकी क्षमता कार्य क्षमता x है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 6 माइनस x बराबर क्या आ जाएगा 10, क्योंकि टोटल घंटे कितने लगेंगे 10। अगर ये और हो साथ में तो 6 इसकी गुणा करा लीजिए, 50 बराबर क्या आ जाएगा 60, माइनस में क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस के क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, यानी x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और x का मान 1 आया है तो यहां पर क्या आ जाएगा 50, यानी c कितने घंटे लगेंगे खाली करने में 50 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय लगेगा 50 घंटे का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर देखिए सबसे पहले हमने बात की कि ए है ना वो टंकी को भर देता है 25/2 घंटे में। कितने समय में 25/2 घंटे में। और बी भर देता है उसी टंकी को कितने घंटे में 25 घंटे में। इसका एलसीएम कितना आया हमारा 50 एलसीएम आ गया, यानी ए की कार्य क्षमता 4 आ जाएगी, और बी अगर 2 बार कार्य करेगा 25-25 घंटे तो इस टंकी को भर देगा, और ए 4 बार इस टंकी को भरेगा, 4 बारी में इस टंकी को भरेगा, यानी 25/2 भरता है 1 घंटे में, तो ये 50 पूरा भर जाएगा 4 बार कार्य करेगा तब। तो ए और बी का कितना हो जाएगा, यदि ए और बी को हम खोल दें तो 50 बट्टा में क्या आ जाएगा 6, यानी ये क्या हो जाएगा 8 घंटे 20 मिनट 8 घंटे 20 मिनट। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पंप और है जो टंकी को क्या कर रहा है खाली कर रहा है, वो कितने घंटे में खाली करेगा ये हमें पूछा गया है। तो ये क्या करेगा खाली करेगा, यानी ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा, यानी मान लीजिए इसका x है। तो देखिए यहां पर 50 बट्टा में 6 माइनस x कर दीजिए तो कितने घंटे 10 घंटे। क्यों, क्योंकि 1 घंटा 40 मिनट अतिरिक्त समय लगेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इस समीकरण को हल कर लीजिए, x का मान आ जाएगा हमारा 1, तो 1 आ जाएगा तो 50 कब आएगा 1 की गुणा करने पर 50 आएगा। यहां पर 50 एकम 50, जिस प्रकार 25 दूनी 50 किया थे, 25/2 की गुणा 4 से की थी तब 50 आया था, उसी प्रकार 50 की गुणा 1 से करने पर 50 आता है। तो सी कितने घंटे में खाली कर देगा 50 घंटे में खाली कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, और क्या है क्वेश्चन नंबर 114 हमारा कि 222 और 250 के बीच 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। देखिए औसत बताना है तो 224 आ जाएगी, और इधर कितनी आ जाएगी 248, इनके बीच बताना है तो प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या बटे में 2। और 224 और 248 कितने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 224 और 248 होते हैं हमारे कितने 200 200 400 440 460 और 460 और कितने हो गए 472 हो गए, बटा में 2 एकम 2 दूनी 4 हो गए, 3 दूनी 6 हो गए, 6 ये आ गया 236। क्या आ जाएगा 236, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी इस तरह विभाजित किया गया जाता है कि ए और बी का हिस्सा ए अनुपात बी क्या दे रखा है हमें, ए अनुपात बी दे रखा है 6:7, क्या दे रखा है 6:7 दे रखा है, और बी अनुपात सी क्या दे रखा है, बी अनुपात सी हमें दे रखा है 3:2। तो इनका अनुपात ज्ञात कर लीजिए, यहां पर 7 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3, तो 6 तिया 18 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, ये आ जाएगा इसका अनुपात। आगे देखिए यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर, ए और सी, ए ये रहा सी ये रहा, इनका अंतर 540 है, यानी 4, यहां पर क्या है 4, यानी 4 का मान क्या है 540, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 4 एकम 4, फिर क्या आ जाएगा 4 तिया 12, फिर 4 5 20, यानी 135 आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा है x का मान क्या है, x का मान क्या है, यानी x राशि टोटल थी तो हमें क्या पूछा है x का मान पूछा है, तो 1 का मान 135 है, तो टोटल कितनी है, टोटल गिन लीजिए कितनी है, ये टोटल यूनिट कितनी है बी 21 और 18 कितने हो गए 21 और 18 31 और 8 39 39 और 14 कितने हो गए 53, तो 53 का मान पूछा है। तो 5 तिया 15 5 तिया 15 इकाई अंक 5 आएगा, ये नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा, 53 से भाग जाएगी जो वही हो जाएगा कितना 53 × 135 होता है
7155। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, यहां तक थे आपके मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और किसकी बात करें, इंडियन इकोनॉमी, साइंस के, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, राजस्थान जी के क्वेश्चन थे। यहाँ पर कला संस्कृति, चाहे वो कला संस्कृति हो, इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, यहाँ तक क्वेश्चन थे। इसके बाद आ गए आपके हिंदी के क्वेश्चन, जो आपको राहुल सर के द्वारा करवा दिए जाएंगे। इसी मॉडल पेपर को आगे राहुल सर करवाएंगे। कल हम नेक्स्ट मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट मॉडल पेपर देख लीजिएगा, हमारा आगे रहने वाला है। और ये इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर मिल जाएगी। तो ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये मॉडल पेपर है और ये आप अपने घर पे मंगवा सकते हो। तो देख लीजिए, यूथ कंपटीशन टाइम्स के मॉडल पेपर बड़े शानदार और जानदार है, अपने घर पर मंगा लीजिए, तैयारी अच्छे तरीके से कर लीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद।